मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस दिन की बात है जब रोशन शहर में एक बड़े साहब के घर पर काम पर गया हुआ था। साहब का नाम पूरे शहर में मशहूर था। कोठी बड़ी, नौकर चाकर अलग, रुतबा अलग। रोशन को बुलाया गया था घर की एक साइड की रंगाई करने के लिए। 2 दिन का काम था, मगर उस रात एक खास बात थी। अगले दिन रोशन के मामा के लड़के की शादी थी और वो कुछ दिनों की छुट्टी लेने वाला था। इसलिए उसने मन में तय कर लिया था कि आज साहब का काम पूरा करके ही घर जाएगा, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। छुट्टी पर जाने से पहले अधूरा काम छोड़ना उसकी फितरत में नहीं था। काम करते करते शाम ढल गई, अंधेरा फिर उतर आया। कोठी के मालिक भी वहीं बैठे रोशन के काम को देख रहे थे। शायद उन्हें भी जल्दी थे। जब रोशन का काम लगभग पूरा होने को आया तभी मालिक ने कहा, रोशन बेटा, ये दीवार भी जरा कर दो, बस फिर चले जाना। रोशन के पास कोई चारा नहीं था। आज उसे काम पूरा करके ही जाना था, इसलिए वो फिर से लग गया। उस दीवार को पूरा करते करते रात हो गई। मालिक बहुत खुश हुए। काम उनका मन मुताबिक हुआ था। खुशी में उन्होंने रोशन को तय मजदूरी से 100 रुपये ज्यादा दिए। रोशन भी खुश हुआ। जितना रंग नल के पानी से बदन से साफ हो सकता था उतना साफ करके उसने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा गांव की तरफ। शहर से गांव करीब 5 किलोमीटर का रास्ता था। रात के इस वक्त पैंडल मारते हुए वो आगे बढ़ रहा था। दिमाग में कल की शादी की तैयारियां घूम रही थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। कौन सा कुर्ता पहनेगा, माँ ने क्या क्या सामान मंगवाया है, बस स्टैंड से मामा के घर तक कैसे पहुंचेगा, इन्हीं ख्यालों में डूबा वो सुनसान पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था जो खेतों के बीच से होकर गांव को जाती थी। तभी अचानक उसे रास्ते के किनारे एक बच्चा नजर आया, चुपचाप खड़ा, यहीं कोई 7-8 साल का। बड़ा मायूस सा लग रहा था। रोशन अभी उस लड़के के पास से गुजर ही रहा था कि तभी उस बच्चे ने आवाज दी, भैया जरा आगे तक छोड़ दोगे, मेरे पापा इंतजार कर रहे हैं। रोशन को इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आया। गांव के आसपास ऐसा अक्सर होता रहता था। कोई बच्चा रात बेरात रास्ता भटक जाए या किसी मेले ठेले से देर हो जाए तो लोग एक दूसरे की मदद कर ही देते थे। उसने साइकिल रोकी, बच्चे को पीछे कैरियर पर बिठा लिया और आगे बढ़ चला। मगर पता नहीं क्यों रोशन को उस बच्चे का वजन साइकिल पर महसूस नहीं हो रहा था, जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। रोशन ने इस बात को पहले तो नज़रअंदाज किया। सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा कमज़ोर पड़ गया होगा या बच्चा वाकई दुबला पतला होगा। मगर जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ते गई ये बात उसके जहन में एक कील की तरह गड़ती चली गई। रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, वो भी अब बंद हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। जुलाई अगस्त के महीने में जब रात को भी उमस रहती थी, ये ठंडक बेवक्त थी। रोशन के बदन पर रोंगटे खड़े होने लगे, मगर उसने इसे भी नज़रअंदाज किया। शहर से लौटते वक्त अक्सर उसे ठंड लग जाती थी। पसीना जो सूखता था तो जिस्म ठंडा पड़ जाता था। यही सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी। कहाँ जाना है तुझे?
रोशन ने पूछा, बस बातचीत का सिलसिला बनाए रखने के लिए। आगे उस हवेली तक, बच्चे ने जवाब दिया। आवाज में कोई हरकत नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा हो। रोशन को याद नहीं आया कि इस रास्ते में कोई हवेली भी है। वो तो बचपन से इस पगडंडी से गुजरता आया था। दोनों तरफ खेत, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके बाद सीधा गांव का मोड़। हवेली का तो कहीं नामो निशान नहीं था। कौन सी हवेली भाई? इस रास्ते में तो कोई हवेली नहीं है। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। रोशन ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे और साइकिल की रफ्तार की वजह से ठीक से कुछ नजर नहीं आया। बस इतना महसूस हुआ कि बच्चे की आंखें, जो अब तक नीचे झुकी हुई थी, धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, सीधा रोशन की गर्दन की तरफ। पीपल का पेड़ आ गया। हमेशा की तरह उसकी घनी छांव रास्ते पर पसरी हुई थी, मगर आज उस छांव में कुछ अजीब था। जैसे अंधेरा वहां और गहरा हो गया हो, जैसे रात की स्याही वहां जमा होकर रुक गई हो। रोशन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पैडल की रफ्तार बढ़ा दी। सोचा जल्दी से इस पेड़ के नीचे से निकल जाए, मगर जैसे ही साइकिल पेड़ के नीचे से गुजरी, उसे एक बात और खटकी। हवा में रंग की गंध आने लगी। तारपीन का तेल, सफेदे की महक, वही गंध जो उसके अपने कपड़ों में रची बसी रहती थी दिन भर के काम की वजह से। मगर ये गंध, ये उसके कपड़ों से नहीं आ रहे थे। ये गंध हवा में चारों ओर फैली हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी कहीं पास की दीवार रंगी हो। ये आगे मुड़ना है, बच्चे की आवाज आई, बिल्कुल कान के पास, जैसे वो अचानक रोशन के करीब आ गया हो। रोशन ने देखा सामने एक कच्चा रास्ता था जो मुख्य पगडंडी से अलग होकर बाईं तरफ खेतों में गुम होता जा रहा था। उसने इस रास्ते को कभी नहीं देखा था, हालांकि वो इस पगडंडी पर सैकड़ों बार आया था। इधर से तो गांव नहीं जाता, रोशन ने कहा। आवाज में अब हल्की सी कंपकपी थे। पापा इंतजार कर रहे हैं। बच्चे ने फिर वही जुमला दोहराया, वही सपाट बेजान आवाज। रोशन को अब लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने साइकिल की रफ्तार धीमी की। इरादा था कि किसी तरह बच्चे से बात करके उतार दे और सीधा गांव की तरफ भाग निकले। मगर जैसे ही उसने ब्रेक दबाई, उसे एहसास हुआ कि साइकिल रुक नहीं रही। पैडल पर उसके पैर थे, ब्रेक पर उसकी उंगलियां थे, मगर साइकिल जैसे किसी और की मर्जी से चल रही थी। उसे अपने आप उसी कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ती गई। रोशन का गला सूखने लगा। दिल की धड़कनें अब सिर्फ धड़कन नहीं रही, वो एक डर बन गई थी जो उसके पूरे बदन में फैलता जा रहा था। उसने इस बार पीछे देखने की कोशिश की और इस बार जो नजर आया उससे उसकी रूह कांप उठी। बच्चे का चेहरा, जो पहले मायूस मासूम सा लग रहा था, अब बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे उसमें खून का कोई कतरा बचा ही ना हो। होठ स्याह पड़ गए थे और आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद थी, जैसे किसी ने उनमें से पुतलियां ही निकाल ली हों। रोशन के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने पूरी ताकत लगाकर साइकिल से नीचे कूदने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म जैसे उसका साथ नहीं दे रहा था। हाथ पैर सुन्न पड़ते जा रहे थे, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी ताकत खींच ली हो। साइकिल अब उस कच्चे रास्ते पर सरपट दौड़ रही थी। खेतों के बीच से अंधेरे में गहरा होता जा रहा एक रास्ता जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर
या शायद बहुत देर, रोशन को अंदाजा ही नहीं रहा। उसके बाद सामने एक साया उभरा, पहले धुंधला फिर धीरे धीरे साफ होता गया। एक पुरानी हवेली जिसकी दीवारें कहीं कहीं से टूटी हुई थी, छत का एक हिस्सा धंसा हुआ था और खिड़कियों के जंग लगे झरोके हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे बिना किसी हवा के। साइकिल हवेली के फाटक के सामने जाकर अपने आप रुक गई। रोशन का जिस्म कांप रहा था, मगर अब उसमें इतनी ताकत लौट आई थी कि वो साइकिल से उतर सके। उसने पीछे कैरियर की तरफ देखा, बच्चा वहां नहीं था, ऐसे गायब हो गया था जैसे था ही नहीं। पापा अंदर है, एक आवाज आई, इस बार हवेली के अंदर से, दरवाजे के उस पार से। रोशन को भागना चाहिए था, उसे पता था, हर हड्डी हर रग उससे यही कह रहा था, भाग जा, पीछे मुड़कर मत देख। मगर पैर जमीन में जड़ हो गए थे और एक अजीब सी ताकत जो डर से भी बड़ी थी उसे उस दरवाजे की तरफ खींच रही थी। शायद ये जिज्ञासा थे, शायद कोई पुरानी भूली हुई ताकत जो हर इंसान के अंदर होती है, जो उसे उस चीज की तरफ ले जाती है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। हवेली का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। रोशन ने कांपते हाथों से उसे धकेला। लकड़ी की चरचराहट रात के सन्नाटे में गूंज उठे। अंदर खूब अंधेरा था, मगर धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे की आदी होने लगी। अंदर की दीवारें, रोशन की नजर सबसे पहले वहीं गई। आखिर वो रंग मिस्त्री था, दीवारें देखना उसकी फितरत में शामिल था। किसी जमाने में बड़ी खूबसूरती से रंगी गई थे, मगर अब वो रंग जगह जगह से उखड़ चुका था, झड़ चुका था, और जहाँ जहाँ से उखड़ा था वहाँ एक अजीब सा गहरा भूरा दाग नजर आ रहा था, जैसे रंग के नीचे कुछ और हो, जो कुछ रंग से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना हो। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई कुर्सी पर एक साया बैठा हुआ था। रोशन के कदम रुक गए। उसने गौर से देखा, एक आदमी, या जो कभी आदमी रहा होगा, बैठा हुआ था। उसका जिस्म झुर्रियों और सड़न से भरा हुआ, कपड़े मैले फटे पुराने जो शायद दशकों पुराने थे। उसके एक हाथ में अब भी एक पुराना सूखा हुआ रंग का ब्रश जकड़ा हुआ था, जैसे बरसों से उसने उसे छोड़ा ही ना हो। तुम आ गए, वो साया बोला। आवाज ऐसी थी जैसे किसी सूखे कुएं की तह से आ रही हो, भारी, चरचराई हुई, और उसमें एक अजीब सी उदासी खुली हुई थी। रोशन की जबान तालू से चिपक गई। बोलना चाहा तो सिर्फ एक घबराहट निकले। मेरा बेटा मुन्ना तुम्हें ले आया है ना? बड़ा अच्छा लड़का था वो, हमेशा किसी न किसी को लेकर आता था, कोई ना कोई रंग मिस्त्री। रोशन के दिमाग में एक बात कौंधी, रंग मिस्त्री। इस साए ने खास तौर पर रंग मिस्त्री कहा था। उसे ये अंदाजा हो गया था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मुन्ना उसे यूं ही नहीं मिला था, उसे चुना गया था। मेरी दीवारें देखो कितनी खराब हो गई हैं, साया आगे बोला, अपने सूखे हाथों से दीवारों की तरफ इशारा करते हुए। बरसों से कोई पूरा नहीं करता, हर बार कोई आता है, शुरू करता है, फिर छोड़कर भाग जाता है या रुक जाता है, हमेशा के लिए। तुम पूरा करोगे ना बेटा? रोशन के पैर कांप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछने की कोशिश की, आप कौन है? साया एक पल के लिए खामोश रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा उठाया
और उस अंधेरे में भी रोशन को साफ नजर आया कि उस चेहरे में आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे खाली गड्ढे थे और गालों पर सूखे हुए रंग की परतें जमी हुई थी, जैसे किसी ने उस चेहरे पर भी पुताई कर दी हो। मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह था, साया बोला। एक रंग मिस्त्री इस हवेली में काम करता था। रोशन का जिस्म अब बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसे समझ आने लगा कि वो किस चीज के सामने खड़ा है, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा जिससे वो अंदर आया था वो बंद हो चुका था, बिना किसी आवाज के, बिना किसी हरकत के। पूरा करो मेरा काम। साया अब धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका जिस्म ऐसे हिल रहा था जैसे हड्डियों में कोई जोड़ ही ना हो, जैसे कोई कठपुतली अपने आप हरकत कर रही हो। तुम्हारे पास वक्त कम है, सुबह होने से पहले ये दीवारें रंग जानी चाहिए। हर बार यही होता है, हर बार रात खत्म होने से पहले। एक अनदेखी ताकत ने रोशन का हाथ जकड़ा और उसे कमरे के कोने में रखे रंग के डब्बों की तरफ खींच लिया। रोशन ने देखा पुराने जंग खाए डब्बे, जिनमें रंग अब भी तरल हालत में था, जैसे बरसों से सूखा ही ना हो। और जैसे ही उसने डब्बों को छुआ, उसे एहसास हुआ ये रंग नहीं था, ये कुछ और था, गाढ़ा चिपचिपा। और उसकी गंध, वो गंध जो उसे रास्ते में महसूस हुई थी, वो इसी चीज की गंध थी। रोशन ने चीखने की कोशिश की, मगर उसका गला जैसे बंद हो गया। उसका हाथ उसकी मर्जी के खिलाफ ब्रश उठा चुका था और दीवार की तरफ बढ़ रहा था। रात भर, या शायद वो पल ही अनंत हो गया था, रोशन का वक्त को कोई एहसास नहीं था। वो उस दीवार को रंगता रहा। हर स्ट्रोक के साथ उसे अपने अंदर से कुछ रिश्ता महसूस होता, जैसे उसकी अपनी जिंदगी की ताकत, उसका अपना खून उस ब्रश के जरिए दीवार में जब्स होता जा रहा हो। साए की आवाज लगातार गूंजती रही, कभी हल्की, कभी तेज। और थोड़ा और, सुबह होने से पहले। गांव में जब सुबह हुई तो रोशन घर नहीं पहुंचा था। उसकी माँ रात भर जागती रही, बार बार दरवाजे आकर देखती रही। जब सुबह भी बेटा नहीं लौटा तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। मामा के लड़के की शादी की तैयारियां रुक गई। गांव के लोग रोशन को ढूंढने निकल पड़े। शहर की तरफ जाने वाली उस पगडंडी पर, पगडंडी के किनारे पीपल के पेड़ के पास उन्हें रोशन की साइकिल मिली, गिरी हुई। पहिया अब भी हल्का हल्का घूम रहा था, जैसे अभी अभी कोई उसे छोड़ कर गया हो। मगर रोशन कहीं नहीं था, ना आसपास के खेतों में, ना किसी नाले में, ना किसी गड्ढे में, जैसे वो हवा में घुल गया हो। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई गई, मगर उस पगडंडी से आगे कोई कच्चा रास्ता, कोई हवेली किसी को नहीं मिली। जो जगह रोशन को उस रात को नजर आई थी, वो जैसे सिर्फ उसी रात के लिए, सिर्फ उसी के लिए वजूद में आई थी। रोशन की माँ आज भी हर शाम दरवाजे पर खड़ी होकर उस पगडंडी की तरफ देखती रहती है। जो उम्मीद अब बरसों पुरानी हो चुकी है। आज से तकरीबन 40 साल पहले उसी जगह जहां अब सिर्फ खंडहर और झाड़ झंझाड़ बचे हैं, एक बड़ी हवेली हुआ करती थी। हवेली के मालिक थे ठाकुर बलदेव सिंह, इलाके के रसूखदार जमींदार। उनका एक ही बेटा था, मुन्ना, 7-8 साल का, बड़ा नटखट, बड़ा लाडला। हवेली की रंगाई पुताई का काम एक मिस्त्री को दिया गया था, भैरव। भैरव अपने फन में माहिर था।
मगर उन दिनों वो पैसों की तंगी से गुजर रहा था और जल्दी जल्दी काम निपटाकर ज़्यादा मजदूरी कमाने की जल्दी में रहता था। ठाकुर साहब ने उसे कहा था कि जल्दी से काम पूरा करे, क्योंकि जल्द ही घर में कोई बड़ा उत्सव होने वाला था। भैरू ने जल्दबाजी में सस्ता मिलावटी रंग इस्तेमाल किया, एक ऐसा रंग जिसमें शीशे की मात्रा हद से ज़्यादा थे। वो रंग जो सूखने में तो जल्दी था, मगर उसकी गंध हफ्तों तक कमरे में भरी रहते थे। मुन्ना को उस कमरे में खेलना बेहद पसंद था जहां भैरव रंगाई कर रहा था। ताज़ा रंगी दीवारों की चमक उसे लुभाती थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा दिन भर उसी गंध में सांस ले रहा है, उसी हवा में जो धीरे धीरे उसके जिस्म में जहर घोल रही थी। कुछ ही दिनों में मुन्ना बीमार पड़ने लगा। पहले हल्का बुखार, फिर उल्टियाँ, फिर बदन का सुस्त पड़ते जाना। गांव के वैद्य ने बहुत इलाज किया, मगर कुछ समझ नहीं आया कि आखिर बच्चे को हुआ क्या है। कुछ ही हफ्तों में मुन्ना चल बसा। ठाकुर बलदेव सिंह पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की मौत की वजह जब पता चली कि उस मिलावटी जहरीले रंग की वजह से उनका इकलौता वारिस उनसे छिन गया, तो उनका गम गुस्से में बदल गया। उन्होंने भैरव को हवेली में बुलवाया और उस रात गुस्से और गम की आंधी में उन्होंने भैरव को उसी कमरे में कत्ल कर दिया जिस कमरे को भैरव ने रंगा था। कहते हैं भैरव की लाश को उन्होंने उसी दीवार के पीछे जल्दबाजी में बनाई गई एक खोखली जगह में चुनवा दिया, ताकि दुनिया को कभी पता ना चले। मगर इंसाफ यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उस रात के कुछ ही महीनों बाद ठाकुर बलदेव सिंह भी अचानक हवेली में मृत पाए गए। चेहरे पर ऐसा खौफ जमा हुआ था कि गांव के लोग उनकी लाश देखकर कांप उठे थे। कहा जाता है कि उन्होंने भी उसी कमरे में उसी दीवार के सामने पाया गया था जहां भैरव की लाश चुनवाई गई थी। उसके बाद हवेली वीरान पड़ गई। धीरे धीरे उसकी दीवारें गिरने लगी, छतें धंसने लगी और आसपास के लोग उस रास्ते से गुजरने से भी कतराने लगे। कहा जाने लगा कि रात के अंधेरे में उस हवेली की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता अपने आप ही सामने आ जाता है, मगर सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके हाथों में रंग का हुनर होता है। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं मुन्ना की रूह आज भी उस पगडंडी पर भटकती रहती है, अपने पापा के पास किसी न किसी रंग मिस्त्री को ले जाने के लिए। और भैरव की रूह जो उस दीवार के पीछे आज भी कैद है, हर उस मिस्त्री से अपना अधूरा काम पूरा करवाना चाहती है जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाया, क्योंकि जिस दीवार को वो रंगते रंगते मारा गया था वो दीवार आज भी हर रात अधूरी ही रहती है। जब कोई नया रंग मिस्त्री उस राह पर निकल पड़ता है, रोशन उस रात उस अधूरी दीवार का हिस्सा बन गया। एक और नाम, एक और रंग, एक और हाथ जो अब हमेशा के लिए उस भूली हुई हवेली की दीवारों में कैद हो चुका है। पगडंडी आज भी वहीं है, पीपल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है और कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में वहां से गुजरने वालों को एक बच्चे की धीमी आवाज सुनाई देती है, भैया जरा आगे तक छोड़ दोगे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सम्राट का जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां सपने देखना भी एक गुनाह लगता था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और हर तरफ फैली वो गरीबी जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती थी। मगर सम्राट की आंखों में कुछ अलग था। जब बाकी लड़के खेतों में मजदूरी करते,
सम्राट रात को दिए की रोशनी में किताबें खोले बैठे रहता। उसके पिताजी खेतीहर मजदूर थे, माँ घर संभालते थे और सम्राट गांव का एक लौता लड़का जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। जब उसने सिविल इंजीनियर बनने की खबर गांव में फैलाई तो लोग उसे देखते जैसे कोई करिश्मा हुआ हो। शहर में नौकरी लगी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी थे। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, दफ्तर की भाग दौड़ और वो सुकून जो एक आदमी को अपने मेहनत के फल से मिलता है। मगर तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कंपनी को एक दूर दराज गांव में एक छोटी नदी पर पुल बनाने का ठेका मिला। पुल कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, बस एक छोटी सी नदी के दो किनारों को जोड़ने वाला एक मामूली सा ढांचा। मगर काम शुरू करने से पहले साइट का मुआयना करना ज़रूरी था और ये जिम्मेदारी सम्राट के हिस्से आई। गांव का नाम सुनते ही दफ्तर के कुछ पुराने लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे सम्राट उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया। शायद वो सिर्फ उस जगह की दुर्गमता की वजह से ही चुप था। शायद गाड़ी से उतरकर जब सम्राट उस गांव में दाखिल हुआ तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। गांव छोटा था, बहुत छोटा। घरों की गिनती शायद 40-50 से ज़्यादा नहीं थे। हर तरफ हरियाली, दूर तक फैले खेत और गांव के किनारे बहती वो छोटी सी नदी जिस पर पुल बनना था। मुखिया साहब एक अधेड़ उम्र के आदमी, दुबले पतले, आंखों में एक अजीब सी गहराई लिए हुए, खुद सम्राट का स्वागत करने आए थे। इंजीनियर साहब आ गए, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा और गांव वालों की भीड़ जो पहले से जमा थे उसमें एक हलचल सी दौड़ गई। सम्राट ने पूरे दिन साइट का निरीक्षण किया, नदी की गहराई नापी, मिट्टी के नमूने लिए, दोनों किनारों की बनावट देखी, हर एक बारीकी नोट की। काम में इतना वक्त लग गया कि जब उसने घड़ी देखी शाम ढल चुके थे और अंधेरा अपने पंख फैला रहा था। अब चलते हैं, सम्राट ने अपना बैग समेटते हुए कहा। शहर वापस भी जाना है। मगर मुखिया साहब और कुछ बुजुर्गों ने जोर देकर कहा कि इतनी रात को सफ़र करना ठीक नहीं। रास्ता खतरनाक था, जंगल से होकर गुजरता था और गाड़ी भी थकी हुई थे। आज की रात यहीं रुक जाइए इंजीनियर साहब, सुबह सवेरे निकल जाइएगा। सम्राट ने सोचा बात तो सही है, शहर यहाँ से काफ़ी दूर था और वो खुद भी दिन भर की मेहनत से थका हुआ था। एक रात रुक जाने में हर्ज ही क्या था। मुखिया साहब ने उसके लिए एक अच्छे खासे घर का इंतज़ाम कर दिया। खाना भी बेहतरीन खिलाया गया, देसी घी की रोटियां, ताज़ी सब्जी और वो अपनापन जो शहर की भाग दौड़ में कहीं खो सा गया था। किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी गई। हर कोई उसका ख्याल रखने में जुटा था, इतना कि कभी कभी यह ख्याल रखी अजीब सी भी लगने लगी थे, जैसे कोई मेहमान नहीं बल्कि कोई खास चीज़ संभाली जा रही हो। रात के करीब 9 बजे तक पूरा गांव सन्नाटे में डूब चुका था। हर तरफ खामोशी, कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। न कोई कुत्ते का भौंकना, न कोई चूल्हे की धुआं, न कोई बितियाती आवाज़ें। सम्राट जानता था कि गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, मगर ये खामोशी कुछ ज़्यादा जल्दी और कुछ ज़्यादा ही गहरे थे। उसे शहर में देर तक जागने की आदत हो चुकी थी। 9 बजे नींद आना उसके लिए नामुमकिन था। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते आखिर वो उठ खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल आया। बाहर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौसम ने भी अपने सांसें रोक रखी हों। चांद पूरी तरह निकला हुआ था
और उसकी रोशनी में गांव की गलियां किसी भूतिया तस्वीर सी लग रही थे। सम्राट यूं ही टहलने लगा बेमकसद, बस वक्त गुजारने के लिए। तभी उसके जहन में एक ख्याल कौंधा, क्यों न एक बार नदी की तरफ चला जाए, देखा जाए रात में वहां का नज़ारा कैसा लगता है। नदी गांव से थोड़ी दूर पर था और उस रास्ते पर कोई घर नहीं था, बस सुनसान खेत और उनके बीच से गुजरती एक पगडंडी। सम्राट उस तरफ बढ़ चला। नदी के किनारे पहुंचकर उसे एक अजीब सुकून मिला। ठंडी हवा बह रही थी, पानी की हल्की सी कलकल आवाज फिजा में घुली हुई थी। सम्राट वहीं खड़ा हो गया और नदी के पानी में झिलमिलाते चांद की परछाई को देखने लगा। मन ही मन उसने सोचा, कैसी अजीब सी जगह है, इतनी शांत, इतनी खूबसूरत, फिर भी कुछ है यहाँ जो अंदर तक खौफ पैदा करता है। अभी वो इसी ख्याल में डूबा हुआ था कि अचानक उसकी नज़र ऊपर आसमान की तरफ उठी और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था, एक ऐसा पुल जो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। वो पुल जो सिर्फ अभी कागज़ पर था, नक्शों में था, जिसकी नींव तक नहीं रखे गए थे। वो पुल पूरी तरह बना हुआ वहाँ मौजूद था, चांद की रोशनी में साफ नज़र आ रहा था। और उस पुल के ऊपर खड़े लोग 10-12 की तादाद में, मर्द, औरतें, बच्चे, सब के सब चुपचाप खड़े नीचे सम्राट की तरफ देख रहे थे। सम्राट का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने आंखें मली, सोचा शायद थकान की वजह से कोई धोखा हो रहा है, मगर पुल वहीं था, लोग वहीं खड़े थे। फिर उन सब के चेहरों पर एक साथ एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी, बस एक ठंडा बर्फ जैसा सुकून था, जैसे किसी बहुत पुराने दर्द का अंत करीब हो। और फिर वो लोग एक एक करके पुल से नीचे कूदने लगे। सम्राट की सांसें अटक गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी डरावने ख्वाब देखे थे, वो सब इस एक मंजर के आगे फीके थे। मगर सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि जब वो लोग कूदते, पानी में गिरने की कोई आवाज़ नहीं आती, ना छपाक की आवाज़, ना कोई हलचल। ऐसा लगता जैसे वो पानी में गिरने से पहले ही हवा में ही कहीं गायब हो जाते हों। एक के बाद एक सब के सब गायब होते चले गए। आखिरी बचा एक छोटा बच्चा जो पुल की मुंडेर पर खड़ा था। उसने भी वही मुस्कान सम्राट की ओर फेंकी और कूद गया। पुल पर अब कोई नहीं था और अगले ही पल सम्राट की आंखों के सामने वो पुल भी धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा, जैसे कभी था ही नहीं। सम्राट की रूह कांप गई, उसके पैर जमीन से जुड़ गए, जैसे हिलने की भी ताकत नहीं बची थी उसमें। कुछ पलों बाद जब होश थोड़ा वापस आया तो वो उल्टे पांव बिना पीछे मुड़े गांव की ओर भागा। रास्ते भर उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती रही, खामोशी। वो खामोशी जो किसी चीज से भी ज़्यादा डरावनी होती है। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और पूरी रात एक कोने में दुबका बैठा रहा। नींद तो दूर, पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। खिड़की से बाहर झांकता चांद जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। सुबह जब रोशनी फैली, गांव फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया। औरतें चूल्हा जला रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग चौपाल पर बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। रात का वो मंजर जो किसी दूसरी दुनिया की बात लगने लगा।
सम्राट मुखिया साहब के पास गया। उसने हिम्मत जुटाकर रात की बात बताई। नदी, पुल, वो लोग, वो खामोश छलांगे। उसे उम्मीद थी कि मुखिया साहब हैरान होंगे, शायद डर जाएंगे या कम से कम कुछ पूछेंगे, मगर मुखिया साहब के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई। बस एक हल्की सी उदासी उनके आंखों में उतर आई, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। उन्होंने एक पल खामोश रहकर कहा, इंजीनियर साहब, आपने जो देखा उसके बारे में अभी कुछ मत पूछिए, बस इतना समझ लीजिए जल्दी यहाँ से निकल जाइए तो बेहतर होगा। ये जवाब सम्राट को और उलझा गया, मगर मुखिया साहब ने आगे कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया और बात को यूं टाल दिया जैसे कोई गैर ज़रूरी सवाल हो। सम्राट ने फैसला किया कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने अपना सामान समेटा और गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करनी चाही, इंजन ने जवाब दे दिया। कई कोशिशों के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गांव में कोई मैकेनिक नहीं था। सबसे नज़दीकी कस्बा कोई घंटों की दूरी पर था। मजबूरन उसे एक और रात वहीं गुजारनी पड़ी। उस दिन सम्राट ने गांव को गौर से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि गांव में बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा थे और जवान बहुत कम। जो जवान चेहरे नज़र आते हैं वो भी किसी अनकहे बोझ तले दबे हुए से लगते हैं। बच्चे तो थे, मगर वो भी अजीब तरह से खामोश, जैसे उन्हें बचपन से ही हंसना बोलना कम सिखाया गया हो। शाम ढलते ढलते सम्राट की मुलाकात गांव के एक बहुत बूढ़े आदमी से हुई, जिसका नाम था रामस जीवन काका। वो चौपाल के एक कोने में अकेले बैठे रहते हैं, बाकी लोग उनसे कतराते हैं। सम्राट जब उनके पास बैठा तो पहले तो वो कुछ नहीं बोले, बस उसे घूरते रहे। फिर धीरे से बोले, तुम भी उन्हीं में से एक हो ना, है ना इंजीनियर? सम्राट ने हामी भरी। रामजीवन काका की आंखों में एक गहरा दर्द उतर आया। हर कुछ साल में एक इंजीनियर आता है इस गांव में पुल बनाने, और हर बार कहानी वही दोहराई जाती है। सम्राट का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसी कहानी काका? काका ने एक लंबी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतार रहे हों, और फिर वो कहानी सुनाई जो गांव की सबसे गहरी, सबसे काली सच्चाई थी। आज से लगभग 60 साल पहले इसी नदी पर एक पुल बनना था। उस वक्त अंग्रेज़ों का ज़माना ख़त्म हो चुका था, मगर उनकी बनाए हुए कुछ कंपनियां अब भी काम करते थे। पुल बनाने का ठेका एक ठेकेदार को मिला, जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ लालची आदमी था, पैसे के पीछे भागने वाला। उसने पुल बनाने के लिए गांव के ही मजदूरों को लगाया, कम मजदूरी पर, बिना किसी सुरक्षा के इंतज़ाम के। पुल का काम आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि एक दिन भारी बारिश आई। नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मजदूर पुल पर काम कर रहे थे, मर्द, औरतें, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी, जो अपने माँ बाप के साथ मजदूरी में हाथ बटाते थे। रघुनाथ को खबर थी कि पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है, मगर उसने काम रुकवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि पुल का काम समय पर पूरा ना हुआ तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता। और फिर वो हुआ जिसका डर था। अधबना पुल भर भरा कर टूट गया। उस वक्त पुल पर कुल 12 लोग काम कर रहे थे। 10 मजदूर, एक औरत और एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ के साथ आया था। सबके सब नदी में समा गए। गांव वालों ने रघुनाथ से इंसाफ मांगा, मगर रघुनाथ ने अपने पैसे और रसूख के दम पर पूरे मामले को दबा दिया। सरकारी कागजों में लिखा गया, प्राकृतिक आपदा में हुई दुर्घटना, किसी की कोई गलती नहीं।
मरने वालों के परिवार को कुछ मामूली रुपए देकर चुप करा दिया गया। किसी की लाश तक नहीं मिली। नदी उन्हें अपने साथ बहा ले गई। मगर गांव वाले जानते थे कि सच क्या था, और उस दिन से गांव पर एक साया मंडराने लगा। हर साल उसी रात के आसपास गांव वालों को नदी किनारे आवाज सुनाई देती, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत के पुकारने की। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और एक रात कुछ गांव वालों ने वही देखा जो सम्राट ने देखा था। नदी के ऊपर एक अधूरा पुल और उस पर वही 12 रूहें जो हर रात अपनी मौत का वो लम्हा दोहराते थे। बार बार कूदते, बार बार गायब होते, जैसे मौत का वो पल कभी खत्म ही ना होता हो। मगर असली भयावह सच्चाई इससे भी गहरे थे। गांव के बुजुर्गों ने एक तांत्रिक को बुलाया था उन रूहों को शांत करने के लिए। तांत्रिक ने बताया कि ये रूहें अधूरे काम की वजह से भटक रही हैं। पुल अधूरा रह गया, इसलिए उनकी आत्माएं भी अधूरी रह गईं। जब तक पुल पूरा नहीं बनेगा ये रूहें कभी मुक्त नहीं होंगी। मगर तांत्रिक ने एक और बात बताई थी जो गांव के मुखियाओं ने पीढ़ियों तक छुपा कर रखी। पुल को पूरा करने के लिए हर बार जो भी इंजीनियर उस पुल का काम शुरू करने आएगा उसे भी उन 12 रूहों के साथ जुड़ना होगा। एक 13वीं रूह की ज़रूरत थी ताकि गिनती पूरी हो। 13 लोग। जिस दिन पुल टूटा था दरअसल 13 मजदूर पुल पर मौजूद थे। 13वां था खुद रघुनाथ का सबसे छोटा और चहेता बेटा, जिसे रघुनाथ ने आखिरी वक्त पर पुल से हटा लिया था अपनी जान बचाकर। बाकी 12 मजदूर पानी में समा गए, मगर 13वां बच गया। और यही वह अधूरापन था जो उन रूहों को भी कभी चैन नहीं लेने देता। 13वीं जगह हमेशा खाली रहती और वो जगह भरने के लिए गांव हर कुछ साल में एक नया इंजीनियर बुलाता, बहाना बनाकर पुल बनाने का ठेका दिलवाकर। मुखिया और गांव के बुजुर्ग जानते थे कि जो भी इंजीनियर आएगा, अगर एक बार उसने वो मंजर देख लिया, अगर उसकी नज़र उन रूहों से मिल गई तो वो हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन जाएगा। ये कोई हादसा नहीं था कि सम्राट को उस रात रुकने पर मजबूर किया गया। ये कोई हादसा नहीं था कि उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। गांव अनजाने में ये जानते हुए हर बार यही खेल दोहराता, क्योंकि जब तक 13वीं रूह उस पुल का हिस्सा नहीं बनती गांव पर मंडराता साया कभी नहीं छटता। फसलें बर्बाद होती रहती, बच्चे बीमार पड़ते रहते, मौतें होती रहती। रामस जीवन काका ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मेरे अपने बेटे को भी यही किस्मत मिली थी सम्राट बाबू। 30 साल पहले वो भी एक इंजीनियर था, इसी गांव का। बाहर पढ़ने गया था। जब उसे पता चला कि गांव में पुल बनना है, वो खुद आगे आया मदद करने। उस रात उसने भी वही देखा जो तुमने देखा, और अगली सुबह वो कहीं नहीं मिला। हम सब जानते थे वो कहाँ गया, मगर किसी ने उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं की। सम्राट का पूरा बदन सुन्न पड़ गया। उसे अब समझ आया कि क्यों दफ्तर के पुराने लोग इस गांव का नाम सुनकर चुप हो गए थे। शायद वो जानते थे या शायद उन्हें भी शक था, मगर पैसे और ठेके के आगे किसी ने सच बोलने की जहमत नहीं उठाई। सम्राट की रूह अब पूरी तरह डर से भर चुके थे। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस रात गांव में नहीं रुकेगा। पैदल ही सही वो जंगल के रास्ते निकल जाएगा। मगर जैसे ही उसने अपना बैग उठाया और घर से निकलने को हुआ, मुखिया साहब दरवाजे पर आ खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब वो पहले वाली मेहमान नवाजी नहीं थे। एक ठंडी बेजार सी सख्ती उनकी आंखों में उतर आई थी। इंजीनियर साहब,
उन्होंने धीमी मगर भारी आवाज में कहा, अब जाना इतना आसान नहीं रहा। सम्राट के पीछे कुछ और गांव वाले जमा हो गए थे, खामोश, बस देखते हुए। सम्राट ने भागने की कोशिश की मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। रात फिर गहराने लगी और दूर कहीं नदी की तरफ से एक धीमी बुलाती हुई आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, किसी बच्चे की आवाज। आ जाओ ना, देरवा इंतजार कर रहे हैं हम। सम्राट को याद आया उसकी माँ का चेहरा, गांव में उसका पहला दिन स्कूल में, और वो सपने, वो जो उसने अपनी आंखों में बरसों सजाए थे, इंजीनियर बनने का, अपने गांव का नाम रोशन करने का। मगर अब वो सारे सपने एक अजीब काली हकीकत के सामने बेबस पड़े थे। आखिरी बार जब गांव वालों ने सम्राट को देखा था, वो नदी की तरफ चला जा रहा था, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जैसे कोई अनदेखी डोर उसे खींच रही हो। उसके चेहरे पर ना डर था ना उम्मीद, बस एक खामोश बुझी हुई मंजूरी। अगली सुबह गांव में फिर सन्नाटा था। मुखिया साहब चौपाल पर बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दफ्तर में कुछ हफ्तों बाद खबर पहुंची कि सम्राट लापता है। जांच हुई मगर कुछ हाथ ना लगा। फाइल पर लिखा गया, साइट पर लापता, कारण अज्ञात। और नदी किनारे जब भी चांद पूरा निकलता, वो अधूरा पुल फिर उगाता। इस बार उस पर 13 लोग खड़े होते हैं, 10 मजदूर, एक औरत, एक बच्चा, और उनके साथ एक नया चेहरा जो सूट बूट में था, जिसके हाथ में अब भी एक टूटा हुआ ग्राफ पेपर था। सब एक साथ मुस्कुराते हैं और फिर एक एक करके कूद जाते हैं, खामोशी से, बिना कोई आवाज़ छोड़े, जैसे 60 साल पहले का वो हादसा हर बार दोहराया जा रहा हो और हर बार उसका अंत उतना ही अधूरा। गांव में शांति लौट आई थी, फसलें फिर लहलहाने लगी, बीमारियां थम गई। मुखिया साहब जानते थे अगले कुछ साल गांव में सुरक्षित रहेगा, जब तक कि 13वीं जगह फिर से खाली ना हो जाए और गांव को किसी और इकलौते लड़के का इंतज़ार न करना पड़े, जो अपने सपनों को लेकर अनजाने में अपनी मौत की तरफ खुद चला आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।